हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलीटेक्निक पाठशाला 3.0 में आप लोगों का स्वागत है। मेजरमेंट का आज ये 9वां लेक्चर है। इस 9वें लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे कि इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ का, चाहे ट्रिपल EM हो, चाहे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे मेजरमेंट हो। हम 3 सब्जेक्ट इस चैनल पर आपको पढ़ा रहे हैं और इसी चैनल पर जो है TG2 की क्लासेस चलाई जाएंगी, JEE की क्लासेस चलाई जाएंगी, सारी क्लासेस चलेंगी और सभी क्लासेस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होंगी, फ़ायदेमंद होंगी। ठीक है, यहाँ पे ये जो 9वां लेक्चर चल रहा है, इस 9वें लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, हमें क्या पढ़ना है? डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है? डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है। तो डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप के, एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, एक इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट और एक आपका रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट हमने बताया था, जैसे कैमरा हो गया, ठीक है, CRO हो गया, उसके बारे में आपको अच्छे तरीके से हम पढ़ाएंगे। इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो एनर्जी मीटर होता है, एम्पीयर आवर मीटर, उसे भी आपको पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले हम इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में देख लेते हैं कि क्या होता है इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, उसका डिफिनीशन हमने दे दिया था। अब इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में हम सबसे पहले देखते हैं कि इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जो प्रारंभिक रिक्वायरमेंट है, इसकी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें ज्वेल बीयरिंग का यूज किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। बहुत छोटी बीयरिंग होती है, बहुत बड़ी बीयरिंग नहीं होती है। ज्वेल बीयरिंग का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। और जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें जो पॉइंटर लगा होता है, उसका जो मूविंग सिस्टम होता है, मतलब इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में कोई ना कोई सिस्टम तो क्या करेगा, एक सिस्टम आपका स्थिर रहेगा और एक सिस्टम आपका क्या करेगा, मूव करेगा। तो जो मूविंग सिस्टम होता है उसमें 3 टाइप के टार्क जो है वर्क करते हैं। 3 टाइप के टार्क, बल आघूर्ण क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो इन्हीं 3 टाइप के टार्क के बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला टार्क हमारा क्या है? डिफ्लेक्टिंग टार्क। दूसरा टार्क क्या है? कंट्रोलिंग टार्क। और जो तीसरा टार्क होता है वो टार्क कौन सा होता है आपका? डैम्पिंग टार्क। डैम्पिंग टार्क। डैम्पिंग टार्क क्या होता है, उसका क्या काम होता है? डैम्पिंग टार्क का ये कैसे डेवलप किया जाता है और कितने टाइप के डैम्पिंग टार्क जो है डेवलप हो सकते हैं? कौन सी डैम्पिंग जो है किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट में क्या की जाती है, यूज की जाती है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। सबसे पहले हम डिफ्लेक्टिंग टार्क को क्या करेंगे, बताएंगे। ये जो डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है ये पॉइंटर के 0 पोजीशन से क्या कराता है? डिफ्लेक्ट कराता है। समझ में आया? और उसमें जितना करंट या वोल्टेज इंस्ट्रूमेंट में जाता है उस करंट या वोल्टेज के माध्यम से डिफ्लेक्टिंग टार्क हमारा डेवलप होता है। और वो डिफ्लेक्टिंग टार्क उतना ही ज़्यादा डेवलप होगा जितना ज़्यादा हमारा करंट या फिर क्या होगा, वोल्टेज होगा। तो कहने का मतलब डिफ्लेक्टिंग टार्क जो होता है वो पॉइंटर को 0 पॉइंट से क्या कराता है? डिफ्लेक्ट कराता है। और जो क्वांटिटी हमें क्या करना है, मेजर करना है, जैसे करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, समझ में आया, एनर्जी हो गया, पावर हो गया, तो जो भी क्वांटिटी हमें मेजर करना है तो उस क्वांटिटी के माध्यम से ही डिफ्लेक्टिंग टार्क क्या होगा, डेवलप होगा। तो डिफ्लेक्टिंग टार्क उस मेजर की जाने वाली क्वांटिटी के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। मतलब उसके क्या होता है? समानुपाती। मतलब जो क्वांटिटी हमें मेजर करना है यदि उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो डिफ्लेक्टिंग टार्क का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आया? तो डिफ्लेक्टिंग टार्क जो है मेजर की जाने वाली क्वांटिटी के सीधे क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। अब जो डिफ्लेक्टिंग टार्क कैसे उत्पन्न होता है? डिफ्लेक्टिंग टार्क कैसे उत्पन्न होता है कि जब इंस्ट्रूमेंट में करंट जाएगी या तो करंट के कारण उत्पन्न होगा या तो करंट के किसी इफेक्ट के कारण क्या होगा, उत्पन्न होगा। करंट का हीटिंग इफेक्ट हो सकता है, करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट हो सकता है। समझ में आया? तो कहने का मतलब यह है कि डिफ्लेक्टिंग टार्क या तो करंट के हीटिंग इफेक्ट के कारण उत्पन्न होगा या तो मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण उत्पन्न होगा। समझ में आया? वो सारी चीज़ें कैसे उत्पन्न होती हैं उस जब आपको इंस्ट्रूमेंट पढ़ाएंगे तो वो बताएंगे। लेकिन यहाँ पर हमें ये जानना है कि डिफ्लेक्टिंग टार्क कैसे डेवलप होता है। जो क्वांटिटी हमें मेजर करना है, चाहे वो करंट हो, चाहे क्या हो, वोल्टेज हो, समझ में आया, चाहे पावर हो, चाहे क्या हो, एनर्जी हो,
डिफ्लेक्टिंग टार्क उस क्वांटिटी के सीधे समानुपाती होगा। जब हमारा करंट या वोल्टेज या पावर या एनर्जी का मान बढ़ेगा तो उस कंडीशन में डिफ्लेक्टिंग टार्क का मान भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आया। यहाँ पर इसके डिफिनीशन में लिखा गया है कि यह टार्क पॉइंटर को 0 पॉइंट से क्या कराता है, डिफ्लेक्ट कराता है, तथा टार्क मापी जाने वाली क्वांटिटी या उसके इफेक्ट के द्वारा उत्पन्न होता है, तथा यह टार्क मापी जाने वाली क्वांटिटी के समानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, चाहे वह वोल्टेज हो, चाहे क्या हो, करंट हो, चाहे पावर हो, और चाहे क्या हो, एनर्जी हो। तो ये हमारा क्या है, डिफ्लेक्टिंग टार्क। तो डिफ्लेक्टिंग टार्क इस तरीके से क्या होता है, डेवलप होता है। अब जैसे डिफ्लेक्टिंग टार्क को हम किससे डिनोट करते हैं, डिफ्लेक्टिंग टार्क को हम इस तरीके से टीडी से डिनोट करते हैं डिफ्लेक्टिंग टार्क को। अब ये जो हमारा डिफ्लेक्टिंग टार्क है, ये आपका डिफ्लेक्टिंग टार्क टीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका करंट हो सकता है, टीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका वोल्टेज हो सकता है, टीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका क्या हो सकता है, पावर हो सकता है। तो ये क्या आगे जैसे पावर बढ़ेगा, जैसे वोल्टेज बढ़ेगा, जैसे करंट बढ़ेगा, उसी हिसाब से डिफ्लेक्टिंग टार्क का मान भी क्या करता है, बढ़ाता है। टार्क को हिंदी में बलाघूर्ण बोलते हैं। बलाघूर्ण क्या करता है, किसी भी सिस्टम को जो घूमने के लिए स्वतंत्र होता है उसे क्या कर देता है, घुमा देता है। समझ में आया। तो ये हमारा क्या है, डिफ्लेक्टिंग टार्क है। अब हम कंट्रोलिंग टार्क के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे कि कंट्रोलिंग टार्क क्या होता है। अब यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टार्क, जैसे मान लीजिए हमारा कोई क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, इसमें पॉइंटर लगा है, कोई मूविंग सिस्टम होगा, उस मूविंग सिस्टम में एक स्पिंडल होगा, उसी स्पिंडल को घूमने के लिए स्वतंत्र होगा, 2 बीयरिंग से एकदम बंधा हुआ होगा, उसमें 2 बीयरिंग लगी होंगी और उसके बाद वो घूमने के लिए क्या होगा, स्वतंत्र होगा। तो ये मान लीजिए हमारा पॉइंटर है, कैलिब्रेटेड स्केल है। इसे क्या, जो स्केल होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में वो कैलिब्रेटेड स्केल होता है। हमने कैलिब्रेशन की परिभाषा आपको बताई थी कि कैलिब्रेशन क्यों किया जाता है, एक्यूरेसी को चेक करने के लिए किया जाता है कैलिब्रेशन। ठीक है, तो ये जो हमारा स्केल है ये कैलिब्रेटेड स्केल है, तो ये हमारा स्केल होगा। ठीक है, अब इसी स्केल पर हमारा पॉइंटर क्या करेगा, मूव करेगा। तो जो डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है वो टीडी इस डायरेक्शन में लगता है, क्लॉकवाइज। समझ में आया। वो अगर क्लॉकवाइज लग रहा है डिफ्लेक्टिंग टार्क, तो जो हमारा कंट्रोलिंग टार्क होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। जो कंट्रोलिंग टार्क होगा वो क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। डिफ्लेक्टिंग टार्क अगर क्लॉकवाइज वर्क कर रहा है तो कंट्रोलिंग टार्क उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, वर्क करेगा। समझ में आया। ये जो कंट्रोलिंग टार्क होता है ये पॉइंटर को स्टेडी स्टेट कंडीशन में रखता है। किस कंडीशन में रखता है, स्टेडी स्टेट कंडीशन में रखता है। मतलब क्या है कि जैसे इंस्ट्रूमेंट में करंट चली गई, पहले हमारा पॉइंटर यहाँ पे था, पहले हमारा पॉइंटर कहाँ पे था, यहाँ पे था, 0 पोजीशन पे था, ये हमारा पॉइंटर है। ठीक है, अभी इसमें कोई भी टार्क डेवलप नहीं है, लेकिन जैसे ही अंदर करंट जाएगी या वोल्टेज होगा या फिर पावर होगा या फिर एनर्जी होगी, आप कोई भी क्वांटिटी ले सकते हैं, तो जैसे ही करंट अंदर इंटर करेगी तो इधर कौन सा टार्क वर्क करेगा, डिफ्लेक्टिंग टार्क। लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा टार्क वर्क करेगा, कंट्रोलिंग टार्क। और जब दोनों टार्क क्या होते हैं, बराबर होते हैं, टीडी बराबर क्या होगा, टीसी होगा। ठीक है, टीसी बराबर टीडी होगा या टीडी बराबर आपका क्या होगा, टीसी होगा। तो जितनी एम्पियर की करंट इसमें फ्लो कर रही होगी वो पॉइंटर स्केल पर उसी पॉइंट पर जाकर के क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन तब रुके जब दोनों टार्क एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। जब दोनों टार्क एक दूसरे के बराबर होंगे तो वही कंडीशन स्टेडी स्टेट कंडीशन कहलाती है। उस कंडीशन में पॉइंटर हमारा उस क्वांटिटी पर जाकर जो है रुक जाता है, जो उसे क्या करना होता है, मेजर करना होता है। समझ में आया। तो मान लीजिए यहाँ पर रुक गया, यहाँ पर 0.5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, इसमें अगर 0.5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो इस स्केल पर जहाँ पर 0.5 एम्पियर होगा उसी पॉइंट पर ये जो है पॉइंटर हमारा क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और तब रुकता है जब टीडी बराबर क्या होता है, टीसी होता है। समझ में आया। तो ये स्टेडी स्टेट कंडीशन हो गई। तो पहला पॉइंट कंट्रोलिंग टार्क में ये है कि यह पॉइंटर जो है स्टेडी स्टेट कंडीशन में पॉइंटर को क्या करता है, रखता है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि जैसे इसमें करंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई करंट, वोल्टेज, कोई पावर, कोई एनर्जी अगर नहीं है तो ये पॉइंटर हमारा क्या होगा, ये पॉइंटर स्केल के 0 पॉइंट पर पुनः वापस आना चाहिए। तो ये स्केल के 0 पॉइंट पर पुनः वापस कब आएगा,
जब कंट्रोलिंग सिस्टम इसका क्या करेगा, वर्क करेगा। समझ में आया? जब कंट्रोलिंग सिस्टम इसका वर्क करेगा तो जैसे ही डिफ्लेक्टिंग टार्क कमांड टीडी बराबर क्या हो जाता है, 0, वैसे ही कंट्रोलिंग टार्क पॉइंटर को खींचकर स्केल पर पुनः 0 पॉइंट पर क्या कर देता है, ला देता है। समझ में आया? तो कंट्रोलिंग टार्क पॉइंटर को 0 पोजीशन पर लाता है, और तब लाता है जब सप्लाई कट हो जाती है या फिर करंट नहीं रहता है। ठीक है। और दूसरा क्या है, ये पॉइंटर को स्टेडी स्टेट कंडीशन में रखता है, और उस समय स्टेडी स्टेट कंडीशन आती है जब डिफ्लेक्टिंग टार्क कंट्रोलिंग टार्क के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है। तो यहाँ पर कंट्रोलिंग टार्क के बारे में कुछ यहाँ पे लिखा गया है कि यह पॉइंटर को स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या करता है, रखता है जब मीटर वैल्यू को क्या कर रहा होता है, मेजर कर रहा होता है। समझ में आया? तथा सप्लाई ऑफ होने पर यह टार्क पॉइंटर को 0 पोजीशन पर रखता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो कंट्रोलिंग टार्क होता है वो किसके समानुपाती होता है? आखिर जो कंट्रोलिंग टार्क होता है वो किसके समानुपाती होता है? देखिए, हमारा जो डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है वो करंट के समानुपाती हो सकता है, डिफ्लेक्टिंग टार्क हमारा वोल्टेज के समानुपाती हो सकता है, डिफ्लेक्टिंग टार्क हमारा पावर के समानुपाती हो सकता है। समझ में आया? जो भी क्वांटिटी अंदर इंटर कर रही है इंस्ट्रूमेंट के, उसके समानुपाती होगा। लेकिन अगर कंट्रोलिंग टार्क की बात करें तो कंट्रोलिंग टार्क जो है डिफ्लेक्शन एंगल के समानुपाती होता है। अब डिफ्लेक्शन एंगल कौन सा एंगल होगा? जैसे ये हमारा क्या है, आपका स्केल है, और ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, ये इसका क्या है, पॉइंटर है। तो पॉइंटर पहले किस पोजीशन पर होगा, 0 पोजीशन पर, तो ये हमारा 0 पोजीशन हो गया। अब पॉइंटर घूमकर जब इसमें करंट एंटर की तो पॉइंटर घूम के कहाँ पर चला गया, यहाँ पे चला गया। तो यहाँ से यहाँ तक गया, तो ये जो हमारा एंगल बन रहा है इसी को क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल। अब ये जो एंगल होता है किस पर डिपेंड करता है, ये एंगल हमारा उसी पर ना डिपेंड करेगा, पॉइंटर आगे तभी तो जाएगा जब इसमें करंट इंटर करेगी, वोल्टेज इंटर करेगा। समझ में आया? तो ये डिफ्लेक्शन एंगल भी हमारा करंट के समानुपाती या फिर थीटा के क्या कहते हैं, वोल्टेज के क्या होता है, समानुपाती होता है। लेकिन ये आता कैसे है, तो देखिए हम आपको बताते हैं कैसे आता है। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर टीसी बराबर आपका क्या है, टीसी बराबर आपको क्या मिलेगा, के इंटू थीटा। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब ये स्प्रिंग कहाँ से आ गया, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, कांस्टेंट। और ये क्या है, हमारा डिफ्लेक्शन एंगल। जब दोनों टार्क क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, टीडी बराबर आपका क्या हो जाएगा, टीसी हो जाएगा। तो यहाँ पर आई बराबर क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो मतलब जितना थीटा का मान बढ़ेगा उतना ही, मतलब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आई। मतलब जितना करंट का मान बढ़ेगा उतना ही थीटा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आया? तो ये स्टेडी स्टेट कंडीशन होती है। तो ये आपका कंट्रोलिंग टार्क हो गया और आपका क्या हो गया, डिफ्लेक्टिंग टार्क हो गया। तो ये 2 टार्क इसमें हमने आपको डिस्कस कर दिया है। अब आगे जो टार्क हम बताएंगे, डैम्पिंग टार्क के बारे में अच्छे तरीके से आपको क्या किया जाएगा, बताया जाएगा अगले लेक्चर में। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर ये क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और करवाइए। ठीक है, धन्यवाद।